दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं सिसकती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर उतारकर धरती पर बिछा दी हो। मुर्गे भी आज जैसे ठंड से सहमे हुए थे। देर तक बांग नहीं दी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई छप्पर वाली। हवा जब चलती तो छप्पर के बीच से सीटी जैसी आवाज आती। अंदर एक आदमी फटे कंबल में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसका नाम था रामू। उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें, हाथ फटे हुए, एड़ियां जमी हुई। पास में उसकी पत्नी किरण राख में हाथ सेंक रही थी। चूल्हे पर लोहे की छोटी हांडी रखी थी जिसमें पानी गर्म हो रहा था। रामू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। आज जाने का मन नहीं करता, बहुत ठंड है। मन से पेट नहीं भरता रामू। मजदूरी पर नहीं गए तो चूल्हा ठंडा रहेगा। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। झोपड़ी का दरवाजा झर्रर की आवाज के साथ हिला। रामू धीरे से उठा। उसके दांत कटकटाने लगे। आज तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। मुंह हाथ धो लो, फिर चाय जैसा कुछ बना देती हूँ। बस काली पत्ती है। रामू ने पानी चेहरे पर डाला, पानी भी जैसे बर्फ हो। धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। रामू फावड़ा कंधे पर रखे खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिला। कहाँ जा रहे हो इस मौत जैसी ठंड में? ठंड से डर गए तो भूख मार डालेगी। दोनों साथ चलने लगे। खेत पर पहुंचकर मालिक ठाकुर हरिराम पहले से खड़ा था। उसने सख्त आवाज में कहा, आज देर हो गई तुम लोगों को। मालिक, धुंध बहुत थी। ठाकुर ने ठंडी नजरों से देखा। बहाने मत बनाओ, काम पूरा चाहिए। दोनों ने कड़ी जमीन पर फावड़ा चलाना शुरू किया। जमीन जैसे पत्थर बन चुकी थी। दोपहर तक सूरज की हल्की किरणें निकली। रामू पसीने से भीग गया, पर ठंड अब भी चुभ रही थी। अचानक मोहन चीखा, रामू संभल। रामू का पैर जमी हुई मिट्टी में फिसल गया। वह गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह छिल गया। ठाकुर दूर से चिल्लाया, नाटक मत करो, काम करो। मालिक, खून निकल रहा है। काम नहीं कर सकते तो घर जाओ, पैसे आधे मिलेंगे। रामू की आंखें भर आईं। आधे पैसे मतलब घर में आधा राशन। शाम को रामू लंगड़ाता हुआ घर लौटा। किरण ने हाथ देखकर घबराकर पूछा, ये क्या हुआ? मालिक ने आधे पैसे दिए। उसने धीरे से कहा। किरण की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों के लिए आटा कैसे आएगा? झोपड़ी में उनका 7 साल का बेटा छोटू और 5 साल की बेटी गुड़िया कंबल में दुबके बैठे थे। छोटू बोला, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी बोले स्वेटर पहन कर आना। रामू की आंखें झुक गईं। अगले दिन गांव में खबर फैली, ठंड और बढ़ेगी। रात में हवा तूफान जैसी चली। छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। रामू, पानी अंदर आ रहा है। किरण चिल्लाई। रामू ने बोरी से छेद बंद करने की कोशिश की। छोटू रोने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू ने अपना कंबल बच्चों पर डाल दिया, खुद ठंडी जमीन पर बैठ गया। सुबह गांव में सरकारी गाड़ी आई। घोषणा हुई, गरीबों को कंबल और राशन बांटा जाएगा। रामू दौड़ पड़ा। लाइन बहुत लंबी थी। ठाकुर हरिराम भी वहां था। वह फुसफुसाया, पहले मेरे लोगों को दो। रामू का नंबर पीछे चला गया। शाम तक कंबल खत्म। रामू खाली हाथ लौट आया। किरण ने उसकी आंखें पढ़ लीं। कुछ नहीं मिला ना? रामू चुप रहा। अगली सुबह मोहन घर आया। रामू, शहर में एक गोदाम में काम मिल रहा है, मजदूरी ज्यादा है। सच? हाँ, लेकिन मेहनत बहुत है। रामू ने किरण की तरफ देखा। किरण ने सिर हिलाया। जाओ, कोशिश करो। शहर का गोदाम बड़ा था। रामू ने दिन रात मेहनत की। बोरी उठाना, ट्रक उतारना। मालिक शेखर बाबू ने देखा। तुम मेहनती हो, काम जारी रखो। धीरे धीरे रामू की मजदूरी बढ़ी। उसने पहला काम किया, बच्चों के लिए स्वेटर खरीदा। घर लौटकर जब उसने स्वेटर दिए, छोटू खुशी से चिल्लाया, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। किरण की आंखों में गर्व था। कुछ महीनों बाद
रामू ने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, छप्पर की जगह टीन की छत लगवाई। ठंड फिर आई, धुंध फिर छाई, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी। किरण ने मुस्कुराकर कहा, देखा रामू, ठंड हमेशा नहीं रहती। रामू ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, याद रखना, हालात चाहे कितने भी ठंडे हों, मेहनत की आग जलती रहनी चाहिए। बाहर हवा अब भी चल रही थी, पर इस घर में अब डर नहीं था। जनवरी का महीना था। इस बार ठंड पहले से भी ज्यादा बेरहम होकर लौटी। सुबह खेतों पर पाला जम जाता, घास पर सफेद परत ऐसे चमकती जैसे बर्फ बिछी हो। हवा में ऐसी सिहरन थी कि सांस लेते ही सीना चुभने लगता। रामू अब शहर के गोदाम में पक्के काम पर था। घर में टीन की छत लग चुकी थी, लेकिन ठंड की मार अब भी कम न थी। उस रात हवा इतनी तेज चली कि टीन की छत ठन 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 की आवाज करने लगी। किरण घबरा गई। रामू, लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है। डर मत, हम सब साथ हैं। अगली सुबह खबर आई, गांव के बुजुर्ग हरिया काका ठंड से बीमार पड़ गए हैं। रामू तुरंत उनके घर पहुंचा। काका कांप रहे थे, शरीर तप रहा था। बेटा, बहुत ठंड लग रही है। काका की आवाज कांप रही थी। रामू ने अपनी अतिरिक्त रजाई उन्हें ओढ़ा दी। मोहन भी आ गया। मोहन बोला, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता धुंध से ढका था। रामू बोला, मैं लेकर चलता हूँ। उसने काका को कंबल में लपेटा और मोहन के साथ बैलगाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कोहरा इतना घना था कि बैलगाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हवा चाकू जैसी चुभ रही थी। मोहन बोला, रामू, कहीं देर न हो जाए। जब तक सांस है कोशिश करेंगे। कई घंटों बाद वे शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ समय पर ले आए, ठंड ने निमोनिया कर दिया था। रामू ने राहत की सांस ली। काका के ठीक होने के बाद रामू ने गांव में सबको इकट्ठा किया। हर साल ठंड आती है और हम हर साल तैयार नहीं होते। इस बार हमें कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर एक सामूहिक अलाव जलाएंगे। जिनके पास ज्यादा कंबल हैं, वे जरूरतमंदों को देंगे और पंचायत से कहेंगे कि पहले से इंतजाम करें। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात गांव के बीचों बीच बड़ा अलाव जलाया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके चारों ओर बैठे। किरण ने गुड़ और मूंगफली बांटी। छोटू और गुड़िया खुशी से हाथ ताप रहे थे। हरिया काका मुस्कुराए। रामू बेटा, आज इस आग से ज्यादा तेरे हौसले की गर्मी है। काका, ठंड को मिलकर हराया जा सकता है। कुछ दिनों बाद पंचायत ने गांव में कंबल और दवाइयों का भंडार रखने का फैसला किया। रामू को जिम्मेदारी दी गई। अब हर साल सर्दी से पहले तैयारी होती, किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। एक रात फिर कड़कड़ाती ठंड पड़ी। हवा गूंज रही थी, लेकिन इस बार गांव में हर घर में आग जल रही थी। हर चेहरे पर डर की जगह भरोसा था। किरण ने आसमान की ओर देखा। देखो रामू, ठंड अब भी है, पर हम मजबूत हो गए हैं। मुसीबतें लौटती हैं, पर अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो हर सर्दी हार जाती है। बाहर पाला चमक रहा था, अंदर इंसानियत की गर्मी थी। लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात हवा इतनी तेज चली कि लगता था जैसे पूरा आसमान कांप रहा हो। टीन की छत फिर ठन ठन की आवाज करने लगी। दरवाजे की दरारों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। सुबह जब रामू उठा, उसने बाहर झांका। जमीन पर सफेद पाला मोटी परत बनाकर जम चुका था। पेड़ों की डालियां जमकर सख्त हो गई थीं। किरण ने घबराकर कहा, रामू, लकड़ी तो खत्म हो गई है। रामू चौंक गया। कोने में जहां लकड़ियां रखी रहती थीं, वहां अब सिर्फ राख बची थी। छोटू कांपते हुए बोला, बाबा, आग क्यों नहीं जला रहे? रामू के पास जवाब नहीं था। ने दरवाजा खोला। हवा का ऐसा झोंका आया कि वह पीछे लड़खड़ा गया। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का पेड़ भी मुश्किल से दिख रहा था। ठंड इतनी कड़क कि हाथ तुरंत सुन्न हो जाए। मोहन की झोपड़ी भी दूर से बंद दिख रही थी। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किरण बोली, ऐसी ठंड में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आग के बिना कैसे रहेंगे? रामू ने झोपड़ी के अंदर नजर दौड़ाई। पुरानी टूटी चारपाई पड़ी थी, एक लकड़ी का छोटा पटरा जो अब काम का नहीं था। उसने चारपाई का एक पायाव निकाला। किरण चौंकी।
ये क्या कर रहे हो? जब तक नई लकड़ी नहीं मिलेगी इससे ही काम चलाना होगा। उसने पाया तोड़कर छोटे टुकड़े किए और चूल्हे में आग जलाई। धीरे धीरे छोटी सी लौ उठी। बच्चों ने हाथ फैलाकर ताप लिया। छोटू मुस्कुराया। अब थोड़ी गर्मी लग रही है। रामू की आंखें नम हो गईं, पर आग ज्यादा देर न चली। लकड़ी कम थी। किरण ने कहा, अनाज भी बस 2 दिन का बचा है। ठंड, भूख और बेबसी तीनों एक साथ खड़े थे। रामू ने फैसला किया। मैं पंचायत घर तक जाऊंगा, वहां शायद लकड़ी या कोयला मिल जाए। ऐसी ठंड में? उनके लिए जाना पड़ेगा। रामू ने सिर पर गमछा कसकर बांधा और बाहर निकल पड़ा। हवा चुभ रही थी, पैर सुन्न हो रहे थे। रास्ता पाले से फिसलन भरा था। हर कदम भारी लग रहा था। आधे रास्ते में उसे मोहन मिला। कहाँ जा रहे हो? पंचायत घर, लकड़ी के लिए। मैं भी चलता हूँ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। पंचायत घर पर कुछ लोग पहले से खड़े थे। सरकार की ओर से आपातकालीन लकड़ी और कोयले की बोरियां आई थीं। सरपंच ने कहा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। रामू की बारी आई। उसे एक छोटी गठरी लकड़ी और थोड़ी कोयले की बोरी मिली। उसने राहत की सांस ली। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, हिम्मत करने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। घर लौटकर रामू ने तुरंत आग जलाई। इस बार लौ थोड़ी बड़ी थी। किरण की आंखों में चमक आ गई। भगवान का शुक्र है। बच्चे आग के पास बैठ गए। झोपड़ी में फिर हल्की सी गर्मी फैल गई। बाहर अब भी कड़कड़ाती ठंड थी। हवा अब भी तेज थी, लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, हम हार नहीं मानेंगे। लकड़ी और कोयले की छोटी सी गठरी को देखकर कुछ देर के लिए सबके चेहरे पर राहत आई थी। लेकिन शाम होते होते एक और सच्चाई सामने खड़ी थी। रसोई के कोने में रखा डिब्बा खाली था। आटे की आखिरी मुट्ठी भी खत्म हो चुकी थी। किरण ने धीमे स्वर में कहा, रामू, अब खाने को कुछ नहीं बचा। रामू चुप बैठा आग को घूरता रहा। बाहर हवा गुर्रा रही थी। अंदर चूल्हे में आग जल रही थी, पर हांडी खाली थी। छोटू ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, आज खाना कब बनेगा? किरण ने मुस्कुराने की कोशिश की। थोड़ी देर में, पहले पानी गर्म कर लूं। रामू समझ गया, वो बच्चों का मन बहला रही है। अगर 2 दिन और ऐसे ही रहा तो। किरण ने उसकी बात काट दी। घबराओ मत, कुछ ना कुछ सोचेंगे। पर सोचने के लिए भी पेट में ताकत चाहिए। रात को जब बच्चे सो गए, रामू ने धीरे से कहा, किरण, मेरी ऊनी जैकेट है ना, जो पिछले साल खरीदी थी। अगली सुबह वह जैकेट लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। हवा अब भी कड़ाके की थी। बाजार में भी सन्नाटा था। एक पुराने कपड़े वाले ने जैकेट देखी। ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 100 रुपए। रामू ने बिना मोलभाव किए दे दी। उस 100 रुपए से उसने थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और नमक खरीदा। घर लौटते ही किरण की आंखें भर आईं। तुमने जैकेट बेच दी? बच्चों की रोटी ज्यादा जरूरी है। उस रात बहुत दिनों बाद चूल्हे पर खिचड़ी बनी। साधारण, फीकी, पर सबके लिए किसी दावत से कम नहीं। छोटू ने खुशी से कहा, आज तो मजा आ गया। रामू ने अपना हिस्सा थोड़ा कम कर दिया, पर किस्मत जैसे अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। अगली सुबह छोटू को तेज बुखार हो गया। ठंड और कमजोरी ने असर दिखाया था। किरण घबरा गई। अब क्या करें? शहर ले जाना होगा। लेकिन जेब खाली थी। भाई, थोड़े पैसे चाहिए, छोटू बीमार है। मोहन बिना एक पल सोचे अंदर गया और कुछ पैसे लाकर दे दिए। रामू, वापस करने की चिंता मत कर, पहले बच्चे को ठीक कर। तेरा एहसान। गांव में एहसान नहीं, साथ होता है। डॉक्टर ने दवा दी। उसने कहा, कमजोरी है, खाना और गर्म कपड़े जरूरी हैं। 2 दिन बाद छोटू की हालत सुधरने लगी। उसी दौरान खबर आई, शहर का गोदाम फिर खुलने वाला है, काम शुरू होगा। रामू ने आसमान की ओर देखा। धुंध थोड़ी छंट रही थी। सूरज की हल्की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। किरण ने कहा, देखो, ठंड कम हो रही है शायद। ठंड भी है, पर उम्मीद भी है। चूल्हे में आग जल रही थी। रोटी पतली थी, पर सबके चेहरे पर संतोष था। बाहर कड़कड़ाती ठंड अब भी मौजूद थी,
लेकिन इस छोटे से घर में हिम्मत की गर्मी उससे ज्यादा थी। ठंड अब और भी बढ़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना कि सूरज भी जैसे रास्ता भूल गया हो। हवा में ऐसी चुभन थी कि बाहर निकलते ही हाथ पैर सुन्न पड़ जाते। गोदाम खुल तो गया था, लेकिन वहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। रामू ने सुबह दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने जैसे पूरे शरीर को जकड़ लिया। किरण ने चिंतित होकर कहा, ठंडी हवा ने जैसे पूरे शरीर को जकड़ लिया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। न जाऊं तो भूख मार देगी। रामू ने सिर पर पुराना गमछा कसकर बांधा। पतली शर्ट और घिसी पैंट, जैकेट तो पहले ही बिक चुकी थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। हर सांस के साथ सीना जलता, हाथ सुन्न, पैर भारी। आधे रास्ते में उसे लगा जैसे उंगलियां पत्थर बन गई हों। वह एक पेड़ के पास रुक गया। नहीं, रुकना नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने दोनों हाथों को रगड़ा, गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। गोदाम पहुंचते पहुंचते उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। अंदर भी ठंड कम नहीं थी। मालिक शेखर बाबू ने देखा। रामू, हालत ठीक है? जी, काम कर लूंगा। बोरियां उठाते वक्त उसका शरीर कांप रहा था। पसीना भी निकल रहा था और ठंड भी लग रही थी। दोपहर तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। चक्कर सा आने लगा। मोहन, जो अब वहीं काम करने लगा था, दौड़ा आया। रामू, बैठ जाओ। उधर घर में किरण बच्चों को समझा रही थी। बस आज बाबू काम से लौटेंगे तो कुछ लेकर आएंगे। गोदाम में अचानक रामू का पैर लड़खड़ाया। वह गिरते गिरते बचा। शेखर बाबू ने यह देखा। उन्होंने तुरंत कहा, बस करो आज के लिए, पहले चाय पी लो। रामू ने झिझकते हुए कप पकड़ा। गरम चाय की भाप ने जैसे शरीर में थोड़ी जान डाल दी। रामू, इस हालत में काम मत किया करो, जान से बढ़कर कुछ नहीं। साहब, घर में खाने को कुछ नहीं था। कुछ पल चुप्पी रही। फिर शेखर बाबू अंदर गए और एक छोटा राशन का थैला लेकर आए। ये ले जाओ, एडवांस समझ लो, काम धीरे धीरे कर लेना। साहब, आपका एहसान। मेहनत करने वाले पर एहसान नहीं होता। शाम को जब रामू घर लौटा, उसके हाथ में राशन का थैला था। किरण की आंखों में हैरानी और राहत दोनों थीं। ये रामू, तुम कर दिखाएं आज। बच्चों को भूखे पेट सोने नहीं पड़ेगा। रामू ने सारी बात बताई। उस रात फिर चूल्हा जला। रोटी की खुशबू ने झोपड़ी में गर्माहट फैला दी। बाहर अब भी कड़कड़ाती ठंड थी। हवा अब भी बेरहम थी। लेकिन इस बार रामू ने महसूस किया, ठंड सिर्फ शरीर को जमा सकती है, हिम्मत को नहीं। उसने बच्चों को पास बिठाकर कहा, मुसीबत जब सबसे ज्यादा बढ़ती है, उसी वक्त इंसान की असली ताकत सामने आती है। लेकिन उस रात आसमान का रंग बदल गया। काले बादल, तेज हवा और बर्फीली बारिश सब एक साथ टूट पड़े। टीन की छत फिर जोर जोर से बजने लगी। दरवाजा कांपने लगा। किरण ने घबराकर कहा, रामू, ये तूफान है क्या? लगता है इस बार ठंड आखिरी बार कर रही है। रामू ने बाहर झांका। हवा में छोटे छोटे बर्फ के कण उड़ रहे थे। सुबह होते होते हालात और खराब हो गए। गांव की कई झोपड़ियों की छप्पर उड़ चुकी थी। कुछ घरों में पानी भर गया था। मोहन दौड़ता हुआ आया। रामू, हरिया काका की झोपड़ी गिर गई। चलो। दोनों तूफानी हवा के बीच काका के घर पहुंचे। काका और उनकी बूढ़ी पत्नी कोने में सिकुड़े बैठे थे। रामू ने तुरंत कहा, आप लोग हमारे घर चलिए। मोहन ने सहारा दिया। कड़कड़ाती हवा के बीच वे उन्हें लेकर अपने घर आए। अब झोपड़ी में जगह कम थी। रामू, किरण, बच्चे और हरिया काका सब एक साथ बैठे थे। किरण ने चूल्हे में आग जलाई। थोड़ा सा आटा बचा था, उसने सब में बराबर बांट दिया। हरिया काका की आंखें नम थीं। बेटा, तुम्हारे पास खुद कम है, फिर भी हमें ले आए। आज हम हैं, कल कोई और होगा। गांव इसी से चलता है। तूफान बढ़ता जा रहा था। रामू ने गांव के बीच जाकर देखा। कई घरों में आग बुझ चुकी थी। उसने सबको आवाज दी, जो भी अकेला है, पंचायत घर चलो, वहां दीवारें मजबूत हैं। लेकिन वहां तक कैसे जाएं?
एक एक को सहारा देकर। गांव वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंचायत घर की ओर बढ़ने लगे। बच्चे बीच में, बुजुर्ग आगे पीछे। तेज हवा के बीच यह मानो इंसानियत की कतार थी। पंचायत घर में सब इकट्ठा हुए। रामू और मोहन ने मिलकर बड़ा अलाव जलाया। लकड़ी कम थी तो लोगों ने अपने घरों से पुराने पटरे और टूटे फर्नीचर के टुकड़े लाकर डाल दिए। धीरे धीरे बड़ी आग जल उठी। बाहर तूफान गरज रहा था। अंदर लोगों की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। छोटू ने रामू से पूछा, क्या ठंड जीत जाएगी? नहीं बेटा, जब लोग साथ खड़े होते हैं तब कोई ठंड नहीं जीत सकती। रात लंबी थी, लेकिन आखिरकार सुबह आई। तूफान थम चुका था। आसमान साफ था। सूरज की किरणें पहली बार खुलकर चमकीं। गांव थोड़ा टूटा था, लेकिन लोग सुरक्षित थे। सरपंच ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम हिम्मत ना दिखाते तो हालात बिगड़ सकते थे। मैंने कुछ नहीं किया, बस सबको साथ रखा। देखो रामू, ये सर्दी भी चली जाएगी। हाँ, और अगली बार हम पहले से तैयार रहेंगे। बाहर अब भी ठंड की हल्की सिहरन थी, लेकिन लोगों के दिलों में गर्माहट थी। ठंड अब सच में जा चुकी थी। सुबह की धूप अब चुभती नहीं थी, बल्कि सुकून देती थी। खेतों पर हल्की हरियाली लौट आई थी, लेकिन रामू के मन में शांति नहीं थी। वह झोपड़ी के बाहर बैठा टूटी छत की तरफ देख रहा था। किरण ने पूछा, क्या सोच रहे हो? इस साल तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन अगर अगले साल फिर ऐसी ठंड पड़ी और हमने तैयारी नहीं की तो परेशानी और बढ़ जाएगी। उसी समय मोहन आ गया। क्यों भाई, बड़े गहरे विचार चल रहे हैं? मोहन, मैंने सोच लिया है, अब की बार गर्मी में ही लकड़ी जमा करेंगे, छत भी मजबूत बनाएंगे, सर्दी आने से पहले सब तैयारी कर लेंगे। बात तो सही है। हर साल आखिरी समय पर भाग दौड़ करते हैं। हम जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, हरी डाल नहीं काटेंगे, सिर्फ गिरी हुई सूखी लकड़ी और थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते जमा करेंगे। अच्छा है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के बूढ़ों के लिए भी जमा करेंगे। हाँ, इस बार कोई हरिया काका ठंड में नहीं कांपेगा। अगले ही दिन दोनों दोस्त सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। धूप हल्की थी, हवा अब ठंडी नहीं बल्कि नरम थी। जंगल में गिरी हुई सूखी टहनियां जगह जगह पड़ी थीं। रामू ने कहा, देखो, सूखी लकड़ी ही उठाएंगे, पेड़ काटना ठीक नहीं। पेड़ रहेंगे तो छाया भी रहेगी, बारिश भी आएगी। अब तो तुम समझदार हो गए हो भाई। दोनों ने गठरियां भरी और कंधे पर रख लीं। रास्ते में मोहन बोला, जानते हो रामू, दोस्ती भी ऐसी ही होती है। कैसी? जब सर्दी आती है तो दोस्त ही आग की तरह काम आता है, गर्मी देता है। सही कहा। अगर उस दिन तुम साथ न देते तो मैं पंचायत तक नहीं पहुंच पाता। और अगर तुम हिम्मत न दिखाते तो गांव उस तूफान में बिखर जाता। धीरे धीरे दोनों ने कई दिनों में लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर लिया। रामू ने गांव के कारीगर से बात की। इस बार छत टीन की ही नहीं, नीचे लकड़ी का मजबूत ढांचा भी लगाएंगे। गांव के कुछ और लोग भी जुड़ गए। किरण ने मुस्कुराकर कहा, अब की बार सर्दी आए तो हम तैयार रहेंगे। रामू ने आकाश की ओर देखा। धूप चमक रही थी। सर्दी आएगी जरूर, लेकिन अब हमें डर नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास लकड़ी भी है और दोस्ती भी। सर्दी फिर आई। कड़कड़ाती ठंड, तेज हवा और सफेद पाला, सब पहले जैसा ही था। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। रामू की झोपड़ी के बाहर बड़ा सा अलाव जल रहा था। उसके पास ढेर सारी लकड़ियां सलीके से रखी थीं। घर के अंदर राशन भी भरा था। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। रामू अपने बच्चों के साथ आग ताप रहा था। छोटू और गुड़िया हंसते हुए हाथ सेंक रहे थे। किरण चूल्हे पर गरम रोटी सेंक रही थी। गांव में भी हर घर के सामने अलाव जल रहा था। कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी, कहीं से बातों की। इस बार सर्दी आई जरूर थी, लेकिन किसी को डरा नहीं पाई। रामू ने मुस्कुराकर बच्चों को पास खींच लिया। और इसी गर्माहट और संतोष के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।